ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दरख्वास्तों पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में भारतीय किसान यूनियन और कई दीगर किसान तंजीमों को मामले में फरीक बनाने की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की मोदी सरकार समेत पंजाब और हरियाणा की हुकूमतों को भी नोटिस जारी करते हुए उन्हें इस मामले में कल तक जवाब देने को कहा है, जिसके बाद कल फिर एक मरतबा इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी बनाएंगे जो इस मामले को सुलझाएगी। इस कमेटी में किसान तंजीमें, मरकजी हुकूमत और दीगर लोग शामिल होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के दरमियान बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकलता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की बातचीत फेल हो जाएगी और ये जल्द ही नेशनल इशू बन जाएगी। कमेटी बनाकर बातचीत से इस मसले को हल करें। साल 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग को आज पूरे 50 साल हो गए हैं। 16 दिसंबर को हिंदुस्तान विजय दिवस के तौर पर मनाता है। इसी दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जीत हासिल की थी और एक मुल्क के तौर पर बांग्लादेश का वजूद अमल में आया था। विजय दिवस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाक़े नेशनल वॉर मेमोरियल में विजय ज्योति जलाई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान जंग के जांबाजों को याद किया और उन्हें खिराज पेश किया। मोदी ने आज विजय दिवस के मौके पर विजय ज्योति यात्रा को राजधानी दिल्ली से रवाना किया। विजय ज्योति यात्रा में 4 विजय ज्योति 1 साल की मुद्दत में पूरे मुल्क के छावनी इलाकों का दौरा करेगी। इनमें 71 जंग के परमवीर चक्र और महावीर चक्र याफ्ता फौजियों के गाँव भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए अभी से चुनावी घमासान शुरू हो गया है। बिहार में शानदार जीत दर्ज करने वाली MIM ने भी यूपी में अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। इस सिलसिले में MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के दिग्गज लीडर राजभर से मुलाकात करते हुए नया मोर्चा बनाने की बात कही। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। सियासत में अपनी पार्टी को मजबूत करने और नए गठबंधन की तलाश में MIM सुप्रीमो और हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर के बाद उन्होंने पीस पार्टी के लीडर अब्दुल मन्नान से भी मुलाकात की। अब्दुल मन्नान ने पीस पार्टी छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की है। इस मौके पर राजभर के साथ मुलाकात और उनके साथ गले मिलते हुए फोटोज और वीडियोज काफी वायरल हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सियासत में जब दो लोग एक साथ मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब आप समझते ही हैं। उन्होंने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ के सरबराह शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिवपाल सियासत में एक बड़ा चेहरा है, इनसे भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की कामयाबी में राजभर का बड़ा रोल रहा है और यही वजह है कि हमें कामयाबी मिली। बात का तो इकरार करना पड़ेगा कि जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। देखिए आगे अभी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको बता पाएंगे। और किस किस राजनीतिक पार्टियों से टच में हैं, किससे बात चल रही है? क्या सिर्फ छोटी पार्टियों का जो है एजेंडा है या किसी बड़ी पार्टी से भी राब्ता है? अभी तो आपके सामने जो है हम लोग आपके सामने रखे हैं, तो आगे देखिए फ्यूचर में क्या होता है उसके बारे में बता देंगे। सर, बिहार में जिस तरीके से आपने एक अच्छा मैंडेट हासिल किया, तो क्या उसके बाद आपको एहसास हो कि यूपी में हम लोगों को चलना चाहिए? बिहार में जो हमको कामयाबी मिली उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे। इसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी, हम लोग तो सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यकीनन MIM की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखें। दूसरी जानिब असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए जहां दावा किया कि यूपी में वो MIM और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे, वहीं यूपी इलेक्शन में जीतकर इख्तिदार भी हासिल करेंगे। प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबूराम पाल जी, अनिल चौहान जी, रामसागर सिंह जी और रमाकांत कश्यप जी और भारतीय समाज पार्टी मिलकर के एक मोर्चा हम लोगों ने बनाया जिसका नाम भागीदारी संघर्ष। आज आपके सामने माननीय ओवैसी जी ने भी इस मोर्चे में शामिल होने का ऐलान किया है। 22 का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। सर, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते रहे, इनके साथ आपके
गठबंधन कैसे चलेगा? अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो बी टीम तो समाजवादी पार्टी है ना, सी टीम बसपा है, डी टीम कांग्रेस है। कैसे वो है? यहाँ तो अभी तो उनका खाता भी नहीं खुला है, तो कैसे टीम बना दिए आप 22 में बताइएगा। देखिए हम कौन सी टीम बनते हैं। सर क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे आपसे कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा, हम लोग सरकार बनाएंगे। बहरहाल बिहार की तर्ज पर छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया था और शानदार मुजाहिरा किया था। इसी फार्मूले को लेकर अब यूपी में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साल 2022 के यूपी इलेक्शन में छोटी पार्टियों के हमरा ही एक मजबूत गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज। वेस्ट बंगाल इलेक्शन में उतरने के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐलान के बाद जब सबकी निगाहें ममता बनर्जी पर अटकी हुई थी, तब ऐसे में ममता बनर्जी ने MIM को लेकर बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुस्लिम वोटों को बांटने की साजिश कर रही है। उनके इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को नसीहत भी की और उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर तबसरा करते हुए बंगाल के वज़ीर आला को एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि पहले वो ये देखें कि उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। ANI के एक ट्वीट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को पैसे देकर खरीद सके। ममता बनर्जी के इल्ज़ामात को उन्होंने बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया। ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी को वोट देने वालों की तौहीन की है। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि मुस्लिम वोटर तो आपकी भी जागीर नहीं है। वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी और RSS पर शदीद तनकीद की है। कूच बिहार में एक रैली से खिताब करते हुए ममता ने पार्टी छोड़ रहे लीडरों पर निशाना लगाते हुए कहा कि TMC से निकाले गए लोगों ने बीजेपी की शरण ली है, लेकिन याद रखें कि आप अपना पहनावा बदल सकते हैं लेकिन कोई नज़रिया या आइडियोलॉजी नहीं। ममता ने आगे कहा कि बीजेपी ने पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके एक इलेक्शन जीता होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने लोगों का साल भर साथ दिया है। उन्होंने आवाम से कहा कि हम आपको पहले से ही फ्री राशन दे रहे हैं, जिसे इलेक्शन जीतने के बाद भी जारी रखेंगे। ममता के मुताबिक बीजेपी के लीडर्स रविंद्रनाथ टैगोर के पैदाइशी मुकाम को बदल रहे हैं। वो सभी बाहरी हैं, चुंबल से डाकू यहाँ आए हैं। RSS के गुंडों ने बंगाल में घुसपैठ की है। मुझे RSS के हिंदू धर्म के ब्रांड पर यकीन नहीं है जो नफरत फैलाता है। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस या कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी को लेकर पूरे भारत की निगाहें हैदराबाद पर टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की तैयारी कहां तक पहुंची और ये कब तक शहरियों को मिलेगी। अगले साल यानी 2021 के जनवरी महीने में आने वाले त्योहार संक्रांति और पोंगल के करीब तेलंगाना कोविड-19 के वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार शुरू कर देगा। तेलंगाना के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि पहले डोज में 8 से 10 दिनों के अंदर 80 लाख लोगों को टीका दिए जाने का टारगेट रखा गया है। इसके 4 हफ्तों बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। हालांकि फिलवक्त किसी भी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन जराये का कहना है कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों के वैक्सीन मौजूदा हालात में ज्यादा मुनासिब दिखाई दे रहे हैं। तीसरी वैक्सीन फाइजर की है, लेकिन इस वैक्सीन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसे -70 डिग्री सेल्सियस के कोल्ड चेन में रखना होता है। ऐसे में फिलहाल टेक्निकल और लॉजिस्टिक लिहाज से ये मुश्किल होगा। वहीं ये भी जानकारी है कि फाइजर की वैक्सीन दीगर दोनों वैक्सीन से काफी महंगी भी होंगी। तेलंगाना में सभी मार्क्ड ग्रुप्स और वायरस से ज्यादा खतरे में रहने वाले ग्रुप्स के वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी हो रही है। यहाँ का कोविड-19 वार रूम अब वैक्सीनेशन का कंट्रोल रूम बन गया है, जहाँ पर इसके लिए प्लानिंग, ट्रेनिंग और जनवरी के मिडिल से 80 लाख लोगों से टीका देने के अमल की शुरुआत को लेकर मंसूबाबंदी की जा रही है। जी श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना दिसंबर के आखिर तक इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी के मिडिल से वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हम मंसूबे के हिसाब से तय की गई आबादी को 8 से 10 दिनों में वैक्सीनेट करने को तैयार हैं। उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना को 80 लाख लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 2 शॉट के लिए 1.6
करोड़ डोज दिए जाएंगे। पहले ग्रुप में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 3 लाख डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और टेक्नीशियन हैं। दूसरे ग्रुप में फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार और फौज के अफसरान शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी में 50 साल से ऊपर के लोग हैं, जो कि रियासत की 18% आबादी है। चौथा ग्रुप उन लोगों का है जिनकी उम्र 50 साल से कम है और वो कोमॉर्बिड बीमारियों से मुतासिर हैं। इनकी तादाद 2 से 3% है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब से बढ़ती दूरी ने चीन को बनाया पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त। सऊदी अरब का कर्जा अदा करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को दिया $1 अरब का एडिशनल लोन। सऊदी शाह सलमान का एतराफ, कोरोना की वबा ने सऊदी इकोनॉमी को कर दिया है बुरी तरह मुतासिर। सऊदी अरब में शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की भी हुई शुरुआत। पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है सियासी बहरान। इमरान खान हुकूमत से टक्कर लेने वाली मरियम नवाज और दीगर अपोजिशन लीडरों के खिलाफ कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज। यूपी में 2022 में होने वाले इलेक्शन की असदुद्दीन ओवैसी ने बिछाई चुनावी बिसात। राजभर से की मुलाकात, बिहार की तर्ज पर बनाएंगे नया गठबंधन। असदुद्दीन ओवैसी का ममता को जवाब, मुस्लिम वोट आपकी भी जागीर नहीं, अपनी पार्टी को संभालने का दिया मशवरा। कहा, असदुद्दीन ओवैसी को पैसों से खरीदने वाला दुनिया में कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। तेलंगाना में अगले साल जनवरी के मिडल में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की हो सकती है शुरुआत। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर G. श्रीनिवास राव ने जाहिर की उम्मीद। BBN न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।